आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लक्स टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर 7 के क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रेश वाटर स्पंज। यहाँ वर्ड यूज हुआ है स्पंज। स्पंज जो होते हैं वो होते हैं पोरीफर्स, जिन्हें कॉमनली हम बोलते हैं स्पंज। तो जितने भी स्पंज होते हैं वो मैक्सिमम स्पंज होते हैं मरीन, दैट मीन्स वो कैसे रहते हैं, ओशियन, समुद्री पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। लेकिन कुछ स्पंज जो है वो एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि फ्रेश वाटर स्पंज मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाला जो स्पंज है वो कौन सा है। साइकोन स्काइफा जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोरीफर्स को, मतलब ये वो टिपिकल पोरीफेरा है जो मरीन है, जो समुद्र में रहता है। स्पोंजिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। स्पोंजिला जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज। और ये ही हमसे पूछा है कि कौन सा स्पंज जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, तो साइकोन नहीं है, स्पोंजिला है, इसका आंसर यही हो जाएगा। और यू स्पंज या बाथ स्पंज है, ये भी मरीन है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑल तो होगा ही नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा 136 का बी आंसर, स्पोंजिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, द जेनेरा ऑफ मोलस्का विद रॉन्ग कॉमन नेम। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन, तो आप कुछ एनिमल्स के कॉमन नेम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग इस प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, साइकोन के ब्रैकेट में स्काइफा, यू स्पंज को बोला बाथ स्पंज, तो ऐसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि कुछ मोलस्का जो है वो दिए हुए और उनके कॉमन नेम दिए हुए, लेकिन एक ऑप्शन में उसका कॉमन नेम गलत बताया है। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें उसका कॉमन नेम गलत है, ये देखना है। डेंटिलियम, एक्चुअली अगर आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं, दांत के बारे में पढ़ते हैं, तो जहां भी आपको डेंटिस्ट्री या डेंटिल टाइप का वर्ड मिले तो इसका मतलब बात हो रही है दांत की। और ये जो है इसको कॉमनली क्या बोला, टस्क शेल। और टस्क होता है क्या, एलिफेंट का जो दांत होता है उसे कहते हैं अपन टस्क, ऐसा बोल सकते हैं। एलिफेंट का जो दांत होता है उसे कहते हैं अपन इस तरह से, टस्क होता है। तो अगर ये मोलस्का को देखोगे ना आप, तो मोलस्का में जो शंख होते हैं, स्नेल होते हैं, स्नेल जो है वो उसमें ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच होता है इस तरह से, ये जो खोल होती है, या फिर शंख आपने देखे होंगे, वो स्नेल, शंख और ये सब मोलस्का के मेंबर हैं। तो यूजुअली जो भी मोलस्का के मेंबर होते हैं, मोस्ट ऑफ दी, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच शेल मिलेगी आपको। तो ये डेंटिलियम जो होता है ना, इसकी जो शेल होती है ना, वो एलिफेंट के दांत की तरह होती है, इसीलिए इसे टस्क शेल भी बोला जाता है। ये सही है, समझ आ रहा है। ये जो एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल्स, इनके अगर आप देखो तो कुछ कॉमन नेम होते हैं, और कुछ कॉमन नेम में डेंटिलियम का कॉमन नेम टस्क शेल है, क्योंकि उसका जो खोल है, जो शेल है, कवच है, वो एलिफेंट के दांत की तरह होता है, इसलिए इसे टस्क शेल कहते हैं। सीपिया कटल फिश कहलाती है, ये भी आप पढ़ेंगे, कटल फिश होती है, कॉमनली बोलते हैं, लेकिन इनको देखोगे तो वो सीपिया है। लोली को स्क्विड होते हैं, बड़े बड़े स्क्विड होते हैं, छोटे भी होते हैं, ये आप जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। लोलिको को आप स्क्विड बोलते हैं। पाइला, पाइला जो है ना उसे कहते हैं एप्पल स्नेल। जो आप मंदिरों में पूजा के टाइम पे जो शंख देखते हैं ना, वो होता है ये पाइला। और चिटोन अलग है, तो ये इसका कॉमन नेम नहीं, चिटोन, काइटोन जो बोलना चाहते हैं। पाइला का जो कॉमन नेम है वो एप्पल स्नेल है, इसलिए 137 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसी के अंदर उसका कॉमन नेम उसके नेम के साथ मैच नहीं कर रहा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 138, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आप, तब डीएनए को आप, ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसको आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से फ्रेगमेंटेड कर देते हैं, आप उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन जब डीएनए को आप काटते हो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, तो ये टुकड़े जो मैंने सेपरेट बनाए हैं ये एकदम से उलझे हुए रहते हैं। तो इन टुकड़ों को आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होती है जहां पे कैथोड लगा होता है, एनोड लगा होता है, ये एनोड होता है और ये जो है वो कैथोड होता है, और ये दो चेम्बर्स होते हैं, यहाँ पे वेल्स होते हैं, और यहाँ इसके अंदर भरा रहता है एगेरोस जेल मीडियम के अंदर। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स होता है, एक्चुअली एक बॉक्स होता है, कांच का छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो नीचे से एक ही रहते हैं, सेपरेशन केवल आपको ऊपर से दिखता है। और ये जो छोटा कंपार्टमेंट है इसमें छोटे छोटे से पोर्ट्स होते हैं जिन्हें वेल्स कहते हैं, और यहाँ से आप ये जो डीएनए के थ्रेड्स एक दूसरे से फ्रेगमेंट से उलझे हुए हैं वो आप यहाँ से डालते हो तो ये एगेरोस जेल के ऊपर गिरते हैं। और जैसे ही आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज, और इनके ऊपर ये डीएनए फ्रेगमेंट्स रखे हुए हैं, तो ये डीएनए जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसा चार्ज है डीएनए के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा, तो वो डीएनए फ्रेगमेंट्स इधर अट्रैक्ट होते हैं, और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है डीएनए के
थ्रेड जो है वो एनोड के पास दूर तक जाते हैं और जो बड़े बड़े हैं वो कैथोड के पास ही रह जाते हैं। तो एक्चुअली आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मैंने पढ़ा है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो आप देख पा रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज जो है वो किस लिए किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए किया। तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये सही लग रहा है, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन करना मतलब किसी डीएनए मॉलिक्यूल के साथ किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ना। वहां आपको नहीं दिख रहा है कि हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसी डीएनए को किसी दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल से जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज इसके लिए नहीं होता। कल्चरिंग होस्ट सेल इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल, इसके लिए तो आप बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। अगर आपको कल्चर करना है बहुत बड़े स्केल पे तो आप बायोरिएक्टर का यूज करते हैं, इसका मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कल्चर के लिए नहीं किया जाता। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉर मेनी टाइम्स, इसके लिए आप पीसीआर का यूज करते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज आपको कहां दिख रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो 138 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अगर आप प्रोटिस्ट को देखो, प्रोटिस्ट मतलब प्रोटिस्टा, अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको फाइलम देखने को मिलते हैं जहां पे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये पढ़ते हैं। लेकिन आप ओवरऑल लिविंग बर्ड पढ़ते हैं तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, जिसमें पहला किंगडम होता है मोनेरा का, दूसरा किंगडम होता है प्रोटिस्टा का, तीसरा किंगडम होता है फंगस का, चौथा होता है प्लांटी, और फिफ्थ जो किंगडम है प्लांटी, उसके बाद फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ होते क्राइसोफाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, यूग्लिनोइड्स होते हैं, फिर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, और उसके अलावा फिर होते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। तो ये जो प्रोटिस्टा है उसको इन 5 क्लासेस में बांटा गया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पूछा है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफाइटिक वही होते हैं जो सड़ती हुई चीजों से अपना नरिशमेंट लेते हैं। अगर आप डेस्मिड्स देखें तो ये आते हैं क्राइसोफाइट्स में, और ये तो ओशियन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा करने वाले क्राइसोफाइट्स हैं समुद्र में, इसमें आते हैं डेस्मिड्स। तो इसका मतलब ये तो सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते, ये तो जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं। युग्लिना तो आप जानते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये युग्लिना किसी भी डिकेइंग मटेरियल से अपना नरिशमेंट नहीं लेते हैं। इधर देख लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है फंगस लाइक। फंगस वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों पे, जैसे हमने कभी टिफिन में खाना छोड़ दिया या कुछ ऐसी जगह जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां ग्रोथ हो जाती है, तो डिकेइंग मटेरियल से नरिशमेंट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। गोनियोलेक्स जो है वो डाइनोफ्लेजिलेट से रेड टाइड बनाते हैं, ये भी अपना फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन डिकेइंग मटेरियल से अपना नरिशमेंट नहीं लेते हैं। तो डिकेइंग मटेरियल से नरिशमेंट लेने वाले कौन होते हैं, सेप्रोफाइट, और वो कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। ये चीजें कुछ याद रखनी पड़ेगी आपको। तो 139 का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 140, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फेजिलेटेड गेमेट्स इज। अब आइसोगेमस कंडीशन मतलब क्या, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है सेम, और गेमस मतलब होता है गेमिट। अब गेमिट्स बनेंगे तो सेम बनेंगे। अगर एन आइसो कंडीशन होती है तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आइसोगेमस बोला मतलब मेल और फीमेल गेमिट दोनों जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। और एक और चीज बोली विद नॉन फ्लेजिलेटेड, अगर आपने वोल्वॉक्स या क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला को देखा होगा तो उनके जो गेमिट्स होते हैं ना वो आपने ऐसे देखे होंगे, ऐसे इस तरह से। ये फ्लेजिलेटेड है, ये फ्लेजिला है। लेकिन हमसे पूछा है कि वो जो एक ही तरह के होंगे, मेल और फीमेल गेमिट सेम होंगे और उनमें फ्लेजिला नहीं होंगे, बोला ना नॉन फ्लेजिलेटेड, और वो मिलते हैं आपको किसमें, स्पाइरोगायरा में। बाकी वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, फ्यूकस में आपको फ्लेजिलेटेड गेमिट्स देखने को मिलेंगे, या कहीं कहीं एन आइसोगेमस कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन आइसोगेमस और नॉन फ्लेजिलेटेड कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है, स्पाइरोगायरा में। तो आंसर होगा 140 का डी। क्वेश्चन नंबर 141, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इन स्टेटमेंट को पढ़िए आप, देखिए। इन प्रोकैरियोटिक सेल अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इज नोन एज पोलिसोम। ये बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके एक्सटेंशन से एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम पोलिसोम कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि पोलिसोम तो क्या होता है कि एमआरएनए जो है, जब एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो क्या, पोलिसोम। जिस स्ट्रक्चर की ये बात कर रहे हैं ना वो स्ट्रक्चर है कौन सा, मीजोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया में इस तरह का कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाती है उन्हें कहते हैं मीजोसोम्स, पोलिसोम नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत।
द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। गलत, ग्लाइकोप्रोटीन तो बनते हैं गोल्जी बॉडी में, ये बनाते हैं स्टेरॉइड्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, ऑयल्स, लिपिड्स, ये सब बनते हैं कहाँ पे, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी होल ऑफ बायोस्फीयर, ये सही है। पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम प्रोटीन जो है वो कौन है, रूबिस्को ही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है गोल्जी बॉडी, एक है लाइसोसोम और एक है वैक्यूल। ये चारों जो सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं हम इन्हें, लाइसोसोम्स को, गोल्जी बॉडी को, ईआर को, वैक्यूल को, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। तो इसका मतलब इनके अलावा जो चीजें हैं वो नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट बोला, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इनको हमने पढ़ लिया है। और ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑफ द अबव स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ अलोन आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट, हाँ ये सही है। फिर बोला 1 एंड 2 अलोन आर करेक्ट, 1 और 2 तो गलत है। एंड सेकंड एंड थर्ड अलोन आर करेक्ट, सेकंड और थर्ड दोनों सही है, गलत है, क्योंकि एक सही है गलत है। 1 एंड फोर्थ मतलब ये और ये, एक सही है गलत है। तो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ए आंसर, जिसमें बोला गया है कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है, और हाँ हमने पढ़ा और पाया कि सही है। तो 141 का आंसर होगा ए। 142, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन, पहला मियोटिक डिवीजन जो है वो आपको कब दिखेगा, ये बोला है आपको। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको जो है मियोटिक डिवीजन कब, कहाँ, किस तरह से देखने को मिलता है, तो आप जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को देखें। सबसे पहले आपको जो है वो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स जो है उनमें होता है माइटोसिस, तो आपको मिलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या मिलते हैं आपको, स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम में होती है ग्रोथ, तो आपको मिलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 1, तो आपको मिलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कितने, 2। और इनमें होता है मियोसिस 2, तो आपको मिलते हैं 4 स्पर्मेटिड। ये जो हैं वो क्या है, स्पर्मेटिड हैं। और स्पर्मेटिड में होता है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस होता है तो बन जाते हैं स्पर्म्स, या मेटामॉर्फोसिस को ही कहते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हुआ, सबसे पहले जर्माइनल एपिथेलियल सेल में होता है माइटोसिस, फिर स्पर्मेटोगोनियम जो बनते हैं उनमें होती है ग्रोथ, तो बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इनमें होता है मियोसिस 1। और उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो उनमें होता है मियोसिस 2। और उसके बाद फिर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण कहते हैं, काया बदल जाती है इनकी, क्योंकि स्पर्मेटिड होते हैं स्फेरिकल और ये स्पिंडल शेप, या ऐसे ही कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये होता है साइटोप्लाज्म सर्टोली सेल में। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये रहा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, किस में होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ऑब्जर्व्ड इन किस में देखने को मिलता है आपको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो इसका आंसर 142 का आंसर होगा डी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो पहला मियोटिक डिवीजन परफॉर्म कर रही है। 143, ब्रीडिंग क्रॉप्स फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज रिफर्ड एज। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स है ना, उसकी आपकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करना है, आपको बढ़ाना है। तो जब आप ट्रेडिशनल मेथड से, हाइब्रिडाइजेशन से आप न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी भी फसल की बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड से आप न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसी क्रॉप की। 143 का आंसर बायोफोर्टिफिकेशन। 144, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है पहले। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड में आता है ना इंसेक्ट, कॉकरोच, अगर आपने देखा हो तो कॉकरोच आपके सिलेबस में है, आप पढ़ते हैं तो आप उसमें इज ए क्लोज टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या बोला, क्लोज टाइप। लेकिन आप जब कॉकरोच को पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हो हीमोसील है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो 2 तरह का होता है, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। तो यहाँ जो कॉकरोच है या आर्थ्रोपोडा है, इसमें जो है आपको कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप का। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉडी कैविटी है इसके अंदर हार्ट होता है, और हार्ट से एओर्टा निकलता है, और ये पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में डाल देता है, और फिर पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं वो ब्लड में डूबे रहते हैं और गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और वापस से एक ट्यूब के जरिए वापस हार्ट में आ जाता है। जबकि ये ओपन है। जबकि अगर क्लोज टाइप का देखोगे ना, क्लोज टाइप का, तो वो हमारे अंदर होता है कि ये जो हार्ट है इससे वेसल निकली, इसकी एक ब्रांच, फिर इसकी एक ब्रांच, ऐसे ब्रांच, और फिर ये ऑर्गन में जाती है तो उसकी और ब्रांच, और फिर ब्रांच की भी ब्रांचेस कैपिलरीज हो जाती हैं, और फिर ये फ्यूज हो जाती हैं, वापस से वेन बन जाती है, और भी दूसरी वेन आती है, और वो वेन जुड़ के
वेने केवा में इंटर हो जाती है और इस तरह से ब्लड वापस से हार्ट में रहता है। मतलब ब्लड जो है वो कभी भी टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, वो वेसल्स में बंद रहता है ब्लड। तो सर्कुलेटरी टिश्यू या सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो जब वेसल्स में बंद रहता है तो उसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो जब खुल जाता है पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाता है तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें क्या बोल दिया यहाँ पे? क्लोज। पेरापोडिया इन एनालिड्स हेल्प इन स्विमिंग। अब पेरापोडिया मतलब क्या होता है कि ये जो एनालिडा जो है वो ये एक एनालिडा है जिसका नाम है नेरिस। हमने बोला है नेरिस। इसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे से पेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पोडिया मतलब होता है लेग्स, पैर। पेरापोडिया क्यों बोला? क्योंकि पूरी बॉडी पे है, पेरा मतलब पूरी बॉडी पे है। ये जो है इसको चलने में मदद करते हैं, एक्चुअली स्विमिंग में भी मदद करते हैं, ये पानी में ही रहता है। तो ये बोला हमें क्या कि पेरापोडिया इन एनालिड्स हेल्प इन स्विमिंग, तो बोला हाँ सही है, ये स्टेटमेंट सही है। फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, हाँ सही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ये आर्थ्रोपोडा जो किंगडम है, सॉरी फाइलम, एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन है? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो कौन है? मोलस्का। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एस्केलमेंथिस आर डायोशियस। एस्केलमेंथिस जो है वो डायोशियस होते हैं, मतलब उनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओशियस मतलब होता है बॉडी, और डाय मतलब दो। इसका मतलब मेल को बनाने के लिए अलग बॉडी और फीमेल को बनाने के लिए अलग बॉडी होती है, ऐसा बोला? हाँ होती है, क्योंकि मेल एस्केरिस, एस्केलमेंथिस का जो मेंबर है एस्केरिस, वो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब इनकी बॉडी डायोशियस होती है। सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड अलोन आर रॉन्ग। फर्स्ट और थर्ड गलत है, नहीं फर्स्ट गलत है, थर्ड सही है। फर्स्ट अलोन इज रॉन्ग, फर्स्ट अकेला गलत है, हाँ ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। थर्ड अलोन इज रॉन्ग, थर्ड अकेला गलत है, नहीं थर्ड तो सही है। थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, ये गलत है, नहीं है तो सही है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145, इन विच one of the following option the two example are incorrectly matched with their particular type of immunity। अब immunity से related जो है वो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उनमें से कोई भी दो जो मैच है, मतलब मैच जो है वो गलत है, इनकरेक्टली मैच्ड बोला, तो वो पहचानना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये बैरियर्स दिए हुए, अगर आप इम्यूनिटी को देखेंगे तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी वो जो हमें जन्म के साथ मिली है, इसे हिंदी में कहते हैं जन्मजात, मतलब जन्म से ही, और जन्म होने के बाद जो हमने सीखी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और इन्नेट इम्यूनिटी हमें मिलती है चार बैरियर से। एक होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं जो पैथोजन को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ये सारे जो है वो क्या है? फिजिकल बैरियर। फिर अगर हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है पैथोजन तो उसको ब्लड में जाने से रोकते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में, या एकदम से सडन चेंज होता है, या HCl स्टमक में, बॉडी के अंदर चला गया तो स्टमक में जो HCl है वो उसको मार देगा। तो HCl जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो ब्लड में जाने से रोकता है। लेकिन फिर भी पैथोजन ब्लड में चला गया तो ब्लड में WBC है, सेल्यूलर सेल्स है वो, तो वो सेल्यूलर बैरियर्स। और फिर भी अगर वो टिश्यू में चला गया तो वहां पे जो है वो, वहां जो है वो साइटोकाइनिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो टिश्यू से रिलीज होते हैं और पैथोजन को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चार बैरियर्स हैं ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल बैरियर्स जो बॉडी के अंदर पैथोजन को एंट्री से रोकते हैं। फिजियोलॉजिकल की पैथोजन बॉडी के अंदर चला गया तो ब्लड में ना जाए, और ब्लड में चला गया तो सेलुलर बैरियर्स मारते हैं, और सेल ब्लड से फिर टिश्यू में चला गया तो साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं जो उन्हें मार देते हैं। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में ये बैरियर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब इन्नेट इम्यूनिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो एंटीबॉडीज बना के पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, वो सब जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। तो सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आइज फिजियोलॉजिकल बैरियर, हाँ, कि अगर ये पैथोजन हमारी बॉडी में चला गया तो ब्लड में जाने से रोकेंगे। तो इसका मतलब ये जो सलाइवा है, माउथ में लाइसोजाइम एंजाइम है, पीएच है वहां पे, आइज में जो आंसू आते हैं वहां पे लाइसोजाइम एंजाइम है, तो ये मैच सही कर रहा है। स्किन फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सही है। HCl इन स्टमक ये गलत है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें रॉन्ग मैच है, तो ये वाला ऑप्शन जो गलत है। म्यूकस में कोटिंग जो है वो फिजिकल बैरियर में आती है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल मतलब PMN न्यूट्रोफिल की बात कर रहा है। मोनोसाइट WBC की बात कर रहा है, WBC है दोनों वैसे, तो WBC सेल्यूलर बैरियर है, सही है मैच, ये मैच सही है, ये मैच सही है। HCl यहाँ लिख दिया इसलिए ये मैच गलत हो गया है। और एंटी टेटेनस और एंटी स्किन बाइट में एंटीबॉडीज होती है बनी बनाई, और वो जब जाती हैं तो बॉडी को कोई इफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए ये जो इम्यूनिटी है वो कैसी है? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब ये मैच सही है, ये मैच सही है, ये मैच सही है, तो गलत मैच कौन सा है? बी वाला। तो 145 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 146, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रीच टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय द वे। जब आप पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो आप ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जिसे ADH भी बोला जाता है,
जिससे क्या कहा जाता है ADH। ये दोनों सीक्रेट तो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते नहीं है, ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में। अगर आप हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर देखें और पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर देखें तो आप इस तरह से पाएंगे कि ये ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे आप देखते हैं पिट्यूटरी, और ये पिट्यूटरी है एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, TSH ये सब सीक्रेट करती है। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये बनाती नहीं है हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और उनके एक्सोन से ये जो है हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। ये है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स से ही ऑक्सीटोसिन और ADH जो है, इन न्यूरॉन से ही यहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन और ADH इसी के जरिए एक्सोन के जरिए आते हैं और यहाँ पे जाके सीक्रेट हो जाते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रीच टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय द वे ऑफ, कि बनते यहाँ हैं और पहुंचते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन से रास्ते से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, इधर तो कोई रोल ही नहीं, इधर तो कुछ गया ही नहीं ना। दूसरा पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन होता है लेकिन वहां पे नहीं जाता, ये दोनों गलत हो गए। ब्लड वेसल से भी नहीं जाता, अगर ब्लड वेसल से जाता तो पोर्टल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाता। फिर है एक्सोन्स ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये हमने बोला है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के एक्सोन से जाता है, इसका मतलब जो आंसर है वो डी होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 147, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। अब जब आप देखते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व ये सिग्मोइड शेप होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला, और कुछ कंडीशंस होती हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व को लेफ्ट में शिफ्ट कर देती हैं, और कुछ कंडीशंस होती हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व को राइट में शिफ्ट कर देती है। अगर आप ये पढ़ें तो आपको ये समझ में आता है कि ये नॉर्मल जो कर्व है इसका मतलब क्या है। मैं यहां से यहां बनाता हूं एक अलग से। अगर आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व पढ़ें तो इस एक्सिस पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहां होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, मतलब ऑक्सीजन कितनी है तो हीमोग्लोबिन कितने सेचुरेट हुएगी। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन को मिलेगी, तो हीमोग्लोबिन सेचुरेट होंगे। तो अगर यहां देखें तो इस कंसंट्रेशन पे यहां सेचुरेशन जो है वो इतना है, मतलब इतने ऑक्सीजन पे सेचुरेशन इतना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा तो सेचुरेशन बढ़ा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ा तो सेचुरेशन और बढ़ा, और एक लिमिट के बाद जो सेचुरेशन है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग की। अगर देखें नॉर्मल कर्व ये वाला है तो इतने ऑक्सीजन सेचुरेशन, इतने ऑक्सीजन परसेंटेज पे सेचुरेशन इतना है, लेकिन लेफ्ट शिफ्टिंग वही, मतलब इतनी ही ऑक्सीजन पे सेचुरेशन बढ़ गया, और अगर राइट शिफ्टिंग को देखें तो उतने सेचुरेशन को देखें तो कम हो गया। मतलब कि लेफ्ट शिफ्टिंग आपको कब देखने को मिलेगी, जब सेचुरेशन ज्यादा होगा, और सेचुरेशन ज्यादा हो मतलब क्या कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा ज्यादा, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा कब ज्यादा, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला, राइट शिफ्टिंग कब होगी। अपन देख लेते हैं कि राइट शिफ्टिंग कब होगी। तो राइट शिफ्टिंग जो है वो कब होगी, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कम बनेगा, कब बनेगा, जब ऑक्सीजन कम होगी। तो राइट शिफ्टिंग के लिए जो कॉजेज हैं वो है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, तो CO2 ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है ना वो उस गैस से बॉन्ड बनाता है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे आप राइट शिफ्टिंग देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से इसलिए बना रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से चलता है टेम्परेचर, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और राइट शिफ्टिंग हो रही है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो राइट शिफ्टिंग होगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके बना लेती है एक एसिड जिसका नाम है H2CO3, और ये है एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो मतलब CO2 ज्यादा तो कार्बोनिक एसिड भी ज्यादा, मतलब एसिडिटी भी ज्यादा, और एसिडिटी ज्यादा तो एसिड बनेगा ज्यादा, तो H+ आयन भी बनेंगे ज्यादा, और एसिडिटी ज्यादा तो pH क्या होगा, कम। और कोई सा भी एसिड जिसके कारण एसिडिटी हो सकती है वो ज्यादा होगा तो कर्व राइट शिफ्ट होगा। तो अगर एक एसिड है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये अगर ज्यादा होगा तो कर्व कहाँ होगा, राइट शिफ्टिंग। मतलब ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो कर्व को राइट शिफ्ट करते हैं। ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, H+ आयन ज्यादा, pH कम होना चाहिए क्योंकि एसिडिटी ज्यादा है, और 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ज्यादा होगा तो कर्व राइट शिफ्ट होगा। लेकिन हमसे ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। मतलब इन कौन सी कंडीशंस है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट में शिफ्ट नहीं करती। तो इंक्रीज इन PCO2, CO2 का कंसंट्रेशन तो करता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज इन pH, डिक्रीज pH करता है तो इंक्रीज pH नहीं करेगा, क्योंकि जब pH कम होता है तो राइट शिफ्ट होता है। तो हमसे बोला कि कब राइट शिफ्ट नहीं होगा, तब pH बढ़ेगा तब नहीं होगा, उल्टा होगा।
इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, हाँ CO2 बढ़ रही, टेम्परेचर बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगा, लेकिन हमसे पूछा है कि नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। एक्सेस ऑफ 2,3 DPG, हाँ ये जब ज्यादा होगा तो राइट शिफ्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल ये वाला सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपको लग रहा है वो सही है कि ये अगर होगा तो कर्व राइट शिफ्ट नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? ओनली 2, ये वाला। बाकी अगर CO2 ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, 2,3 DPG ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा, ऑप्शन में ये ज्यादा, तो कर्व कहां शिफ्ट होगा? राइट में। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सेकंड, इंक्रीज इन पीएच, और ये बी ऑप्शन में दिया होगा। 148, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड एज अ डाइल्यूटिंग सेगमेंट, मतलब ये ऐसा कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो लेबल किए हुए तो डाइल्यूट करने के लिए, यूरिन को डाइल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो बोमन कैप्सूल है, ये तो ना तो कंसंट्रेशन में ना ही डायलेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट आता है। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बी, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ जो वाटर आता है वो निकल जाता है यहाँ पे, तो जब वाटर निकल जाएगा तो ये तो कंसंट्रेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वाटर निकल गया। ये मैं यहाँ बना देता हूँ अलग से, ये लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले की ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये बी से जो रिप्रेजेंट की हुई है, तो ये वाटर के लिए परमिएबल है, इसलिए वाटर यहां से निकल जाएगा, तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट कहां होगा? वो तो कंसंट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये जो सी दिया हुआ ये असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए क्या है? इम्परमिएबल, मतलब ये वाटर को अंदर से बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए यहाँ पे वाटर रहेगा, और वाटर रहेगा तो यूरिन कैसा रहेगा? डाइल्यूट रहेगा। इसका मतलब ये यूरिन को डाइल्यूट बनाने के लिए काम कर रहा है कौन? असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? सी से। और डी तो जो है वो डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले है, वहां पे एल्डोस्टेरोन, सोडियम क्लोराइड इनको एब्सॉर्ब कराता है, तो इसका डाइल्यूशन में कोई रोल नहीं होता। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो 148 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 149, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन एक पेनक्रियाटिक एंजाइम है जो पेनक्रियाज से आता है, और अगर आप देखें तो किसी भी एंजाइम के पीछे अगर जन लगा हुआ है तो वो इनएक्टिव होता है, और हमसे यही पूछा कि ये इनएक्टिव है, तो एक्टिव कौन करता है इसको? एक्टिवेटेड बाय एक एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस में आता है, जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टाइन से आने वाला एंटेरो एक्टिव करता है ट्रिप्सिन को, और ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होके बन जाता है ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हम ढूंढेंगे, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज, ये दिख रहा है बी में। तो 149 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 150, ये एक 5 days 3 days डीएनए का सेगमेंट है, ये 3 days दिया हुआ है, मैं यहां अलग से लिख रहा हूं एक बार, ATGCTA, और ये 5 days, और इसके सामने ये 5 days दिया हुआ है, और बोला है T, A के सामने T, T के सामने A, ये C, G के सामने C, C के सामने G, T के सामने A के सामने T। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ता है। तो ये दिया हुआ है, और ये जो हमें बोला है कि ये A है और ये B है। तो इन दी हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ऑफ अबव गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 2 स्टैंडर्ड डीएनए के, इफ प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट द 5 days एंड ऑफ ए, मतलब यहाँ प्रोमोटर प्रेजेंट है, यहाँ प्रोमोटर वो जगह होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। प्रोमोटर वो जगह होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है, और ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन हमेशा 5 days to 3 days होती है। मतलब पहले जो आरएनए बनेगा उसका कौन सा एंड बनेगा? 5 days, और बाद में बनेगा 3 days। तो अगर ये इस सेट के सामने आप यहां से ऐसे बनाते हो और आप डायरेक्शन देते हो 5 days to 3 days, तो यहाँ 5 days के सामने 5 days आ जाएगा और 3 days के सामने 3 days, मतलब ये वो थ्रेड नहीं है, ये वो थ्रेड नहीं है जिसके सामने आरएनए बनेगा। तो आपको डायरेक्शन चाहिए 5 days to 3 days, और प्रोमोटर से ही बनाना है, तो यहां से ऐसे बनाओगे 5 days to 3 days, तो इसके सामने आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 3 days के सामने 5 days और 5 days के सामने 3 days, तो ये वो थ्रेड है, ये वाला, जिसके सामने आपको आरएनए बनेगा, और वो डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली 5 days to 3 days। और यहाँ क्या होगा? ए के सामने यू, टी नहीं आएगा क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने यू, और टी के सामने ए। तो जो mRNA बनेगा उस पे सीक्वेंस जो है वो ये होना चाहिए। एंड दिस डीएनए इज इन्वॉल्वड इन द ट्रांसक्रिप्शन, देन व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ mRNA? mRNA पे सीक्वेंस क्या होगा? 3 days to 5 days। अगर यहाँ 5 days से 3 days बोला, तो यहाँ तो 5 days से अगर ए है, क्या गलत है? मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि 3 days to 5 days ये चल रहा है, या 5 days से आ जाओ आप ए यू सी जी यू ए। मैंने इसको पलट के लिख दिया है कि 5 days से चलोगे तो आप इसे पढ़ोगे, 3 days से पढ़ोगे तो आप ऐसा पढ़ोगे। तो ये अगर ऑप्शन में हुआ या ये ऑप्शन में हुआ तो देख लेते हैं। तो अगर आगे 3 days लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, तो 3 days से पढ़ेंगे तो आगे सबसे पहले ए, लेकिन यहाँ तो यू है तो ये गलत हो गया। यहाँ ए है, ये सही है, फिर ए के बाद यू सही है, फिर जी है अपने इसमें जी है, लेकिन यहाँ क्या है? सी है, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे 5 days to 3 days, ये सीक्वेंस देख लेते हैं। ए नहीं, यहाँ तो यू लिखा हुआ है, गलत है।
फिर यहाँ देख लेते हैं एक बचा ए, फिर यू, फिर सी, फिर जी, फिर यू। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है कि जो mRNA बनेगा उस पर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये वाला। तो आंसर होगा 150 का